नमस्कार, प्रणाम, वंदे मातरम। हमारे चैनल सत्यवाणी हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, लोकसभा की कार्रवाई से हम आज की मौजूदा भारतीय राजनीति को समझने का प्रयास करेंगे। आपने देखा, पिछले हफ्ते लोकसभा में काफ़ी हलचल रही। पहले जो बहस हुई वो दिल्ली सर्विस बिल के ऊपर थी और बाद में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन विपक्ष ने पेश किया था उस पर भी बहस हुई। इसमें हमें कई चीज़ों का आभास हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हुई और वो बड़े अच्छे अंदाज में पार्लियामेंट पहुँचे, तो लग रहा था कि कोई धमाका करने वाले हैं, कोई भूकंप जरूर आएगा, लेकिन भूकंप नहीं आया और राहुल गांधी अपने पैर के दर्द का रोना रोते रहे। उनके पूरे भाषण में कोई भी इम्प्रेशन नहीं था। मणिपुर की बात जरूर की उन्होंने, लेकिन वो भारत माता की हत्या की बात करते रहे। मैतेई समाज के द्वारा जो वहाँ पे उपद्रव किया गया उसकी बात उन्होंने की, और लग रहा था कि जैसे वो बड़े सेलेक्टिव होकर बात कर रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, क्योंकि समुदाय जो है वो मणिपुर में ईसाई समुदाय है और ईसाई समुदाय के प्रति राहुल जी की संवेदना समझी जा सकती है। लेकिन राहुल जी ने एक भी बार या विपक्ष के किसी भी नेता ने मेवात, कश्मीर, नूह का कोई जिक्र नहीं किया, कैराना का कोई जिक्र नहीं किया, आज तक नहीं किया। ये कैसा सेकुलरवाद है जो सिर्फ सेलेक्टिव लोगों के लिए ही होता है। हिंदुओं के खिलाफ बोलना सेकुलर की पहचान बन जाता है। राहुल गांधी ने, जैसी कि उनकी आदत है, पता नहीं क्या हो जाता है उनको कि जब वो लोकसभा में अपना कोई भाषण देने आते हैं तो इतने उत्तेजित या उद्वेलित हो जाते हैं कि कोई भी ऐसी घटना कर बैठते हैं कि जो हंसी का पात्र बनते हैं। जैसे आंख मारना, फ्लाइंग किस करना। एक महिला को उन्होंने फ्लाइंग किस की, जबकि ये बहस महिला की इज्जत के खातिर चल रही थी। महिलाओं की आबरू जो वहाँ पर ख़राब हुई है मणिपुर में, उसके ऊपर बड़ी ही संवेदनपूर्ण बहस थी, लेकिन वो फ्लाइंग किस कर रहे थे। फ्लाइंग से किस करने वाली महिला ने भी कहा कि अरे मैं तो 50 साल की हूँ, राहुल जी के लिए तो बहुत लड़कियाँ अवेलेबल हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो महिला समझ लें पहले कि राहुल जी भी 50 के नहीं 53 के हैं। दूसरा ये था कि विपक्ष का ने बार बार वॉकआउट किया, तो ऐसा लग रहा था बार बार विपक्ष बाहर जाता था, कभी फिर अंदर आता था, तो ऐसे लग रहा था कि विपक्ष को अपने अविश्वास प्रस्ताव पर खुद ही विश्वास नहीं हो पा रहा है, वरना तो वॉकआउट करने का क्या प्रश्न उठता है। दूसरा, मोदी जी अपने भाषणों में उन्होंने जमकर क्लास लगाई, चौके छक्के खूब मारे और मणिपुर की घटना पर जितना वो शोक व्यक्त कर सकते थे या संवेदना व्यक्त कर सकते थे उन्होंने की। फारूक अब्दुल्ला जी बोले, उन्होंने एक बड़ी बढ़िया बात कही कि कश्मीर में सब कुछ सही नहीं है, जबकि गृह मंत्री कश्मीर में जो 370 हटने के बाद जो तब्दीलियाँ आई हैं उनका बखान कर चुके थे। लेकिन फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा कि कश्मीर में जब तक सब कुछ सही नहीं हो सकता, जब तक हर एक स्टेक होल्डर से बात न की जाए। वो कहते थे पाकिस्तान से बात की जाए, आतंकवादियों से बात की जाए, हुर्रियत से, मजलिस से, इन सब से बात करके ही समस्या का हल हो सकता है। क्या ये आवश्यक है? इससे पता पड़ता है कि इससे फारूक अब्दुल्ला क्या चाहते हैं। फारूक अब्दुल्ला चाहते हैं वही स्थिति, वो चाहते हैं यासीन मलिक जैसे लोगों को पालना पोसना। यासीन मलिक के पास में 1000 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आई? क्या कोई कश्मीर में ये बताने वाला है? अब से पहले कश्मीर में ये था, केंद्र से पैसा जाता था, ना कश्मीर सुप्रीम कोर्ट के अंडर था, ना वहाँ सीबीआई इंक्वायरी हो सकती थी, ना भारत का कोई कानून उनके ऊपर लागू होता था। उनसे पूछ भी नहीं सकते थे कि इस पैसे को तुमने कहाँ पे क्या किया।
अपना खाना, मौज करना, गोल्फ खेलना, बस शौक मौज पूरे करना। बाकी कश्मीरियों का कोई हित नहीं हो रहा था। आज कश्मीरियों का हित हो रहा है। आज कश्मीर का हर आदमी अपने आप को हिंदुस्तानी मानने लगा है। अगर रेडिकल इस्लामिस्ट कुछ हैं, उनको हम अगर छोड़ दें तो वो भी धीरे धीरे उनका भी इंतजाम किया जाएगा। लेकिन बिल्कुल भी भारत सरकार, मोदी सरकार उन लोगों से बात करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान से क्यों बात की जाए, किससे बात की जाए पाकिस्तान में? पाकिस्तान ने क्या किया है बातचीत में आज तक? अटल बिहारी वाजपेयी जैसे संत आदमी को बातचीत के बहाने से ठगा गया, वही पाकिस्तान है। उस पाकिस्तान से फिर बात की जाए ताकि पाकिस्तान से इन लोगों की फंडिंग फिर शुरू हो जाए। तो अब ये इस देश में होने वाला नहीं है। विपक्ष यही चाहता है। विपक्ष को कश्मीर से 370 हटने का दर्द क्यों है? क्योंकि विपक्ष बहुत सेकुलर है। विपक्ष ने कभी आज तक कश्मीरी पंडितों का कोई जिक्र नहीं किया, उनके लिए कुछ नहीं किया। और अभी आपको एक जानकारी और दे दूं कि मोदी सरकार ने जो कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई थी, उन फाइलों को खुलवा दिया है। उन पर इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। और इतना ही नहीं, उनकी जो संपत्तियां जो वहाँ जब्त कर रखी थी लोगों ने, उन सब का भी अब पुनरावंटन शुरू हो चुका है। ये कितनी, इस बात को कोई विपक्ष वाला क्रेडिट देने को तैयार नहीं है। वो तो सिर्फ ये है कि उन्होंने अपनी सहूलियत की राजनीति करनी है। अगर किसी मुस्लिम का, किसी ईसाई का, किसी भी दूसरे धन वाले का बाल बाका होता है तो उनको रोना आता है, हिंदू मारे जाते हैं तो कुछ नहीं होता। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो आतंकवादी के मरने पे इनकी चेयरपर्सन आंसू बहाती है। अब रही बात मणिपुर की, तो मणिपुर में हिंसा हुई, ये बहुत दुखद है। और जो कुकृत्य वहाँ स्त्रियों के साथ किया गया, उसकी जितनी घोर निंदा की जाए वो कम है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेसियों से कि 1993 में क्या हुआ था? जब मैतेई समुदाय मारा जा रहा था तब कांग्रेस को कोई दर्द नहीं उठा था। और कांग्रेस ने कि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने पार्लियामेंट में कोई बयान नहीं दिया था। आज जबकि इतना हंगामा हुआ है, प्रधानमंत्री ने आके बयान दिया है, नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना किया है, ये सब बातें उस समय नहीं हुई थी। जबकि उस समय के तत्कालीन जो मणिपुर के सांसद थे, उन्होंने पार्लियामेंट में यहाँ तक कहा था कि जो आतताई हैं उनके पास में बहुत ही सॉफिस्टिकेटेड हथियार हैं जिनसे वो हमारी पुलिस पर हमला कर रहे हैं, और हमारी पुलिस के पास में बहुत ही पुराने हथियार हैं, वो उनका मुकाबला करने में अक्षम हैं। आप पैसा दीजिए ताकि उनका कुछ नए हथियार दिए जाएं ताकि वो उनका मुकाबला कर सकें। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि क्या भारत सरकार मणिपुर को अपने देश का हिस्सा नहीं मानती है? अगर मानती है तो कुछ करने की आवश्यकता है। लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस विषय में कुछ नहीं किया था, आज तक नहीं किया था। आज देश में सब जगह की समस्याएं, जो पुरानी समस्याएं हैं, वही उठ रही हैं और मोदी सरकार उनका समाधान ढूंढ रही है। ये एक बड़े शुभ लक्षण की बात है। अभी 370 के साथ साथ और भी अभी हम काफ़ी समस्याएं हैं, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, वहाँ भी इन लोगों के पेट में दर्द जरूर उठेगा। जबकि यूनिफॉर्म सिविल कोड सेकुलरवाद की एक पहचान होना चाहिए और इन सबको उसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूँ कि भारत के ये जो राजनीतिज्ञ हैं, ये कभी समर्थन नहीं करेंगे। इनको देश में कभी भी प्रगति नहीं चाहिए। इनको फ़ौज को नए नए हथियार देना, फ़ौज की तैयारी करवाना, फ़ौज को लैस करना हथियारों से, वो भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये कैसे देश प्रेमी है, कैसा राष्ट्रवाद है। अब दूसरी बात कि अभी चंद्रयान 3 की जो सफलता मिली है, कांग्रेस का एक ट्वीट आया है, उसमें लिखा है कि हमारे प्रधानमंत्रियों के काल की ये सफलता है। बहुत अच्छा है भैया, अगर तुम्हारे प्रधानमंत्रियों के काल की जो उसका आज हमें फ़ायदा उठाया गया है, तो ये फ़ायदा तो आप पहले भी उठा सकते थे। ये सब मोदी जी की सोच का कमाल है।
मोदी जी आगे बढ़कर सोचते हैं। जो हथियार, जो एक छोटी सी रिवॉल्वर, छोटी सी राइफ़ल हम बाहर से इंपोर्ट किया करते थे, अब भारत में उसकी फैक्ट्री लग चुकी है। AK-02 राइफ़ल देश में बन रही है और हमारे सैनिकों को वो सप्लाई की जाएगी, क्योंकि इंसास राइफ़ल उतनी बढ़िया राइफ़ल नहीं है। फिर भी हमारे जवान, हमारी आर्मी, जिनको कि हम धन्यवाद करते हैं, जिनकी वजह से हम सुखी हैं, सुरक्षित हैं, वो बड़ी हिम्मत से मुकाबला कर रही है। आज कश्मीर में जो समस्या सॉल्व हुई है, जितनी हुई है या जो बची है वो भी हटेगी, वो सिर्फ हमारे सैनिकों के बलिदान के कारण है। उसमें फ़ारूक अब्दुल्ला जैसे लोग अड़ंगा हैं, रोड़ा हैं। ये फ़ारूक अब्दुल्ला जैसे लोग अड़ंगा हैं, रोड़ा हैं। ये PDP की जो अध्यक्षा है वो कहा करती थी कि कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। आज वह तिरंगा घर घर फहराया जा रहा है। इन लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है। ये कभी नहीं चाहते थे कि भारत का अभिन्न हिस्सा कश्मीर प्रगतिशील बने, भारत के साथ जुड़े, क्योंकि उसमें ही इनको फ़ायदा था, उसी से इनको फंडिंग होती थी और उसी से इनको भारत सरकार कुछ भी ना पूछने के स्थिति में थी। ये पूरी तरह मालिक थे उसके। 3 खानदानों का, या कह सकते हैं कि 3 पार्टियों का कब्जा रहा है कश्मीर पे। कांग्रेस, PDP और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और PD को सबसे ज़्यादा पेट में दर्द है। वो दर्द इसी बात का है। लेकिन मोदी जी ने सबसे पहले प्रहार किया उस पर और वो इनका धंधा बंद कर दिया है। मित्रों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस तरह के वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। कमेंट्स करना न भूलें। कमेंट्स में जो आपको महसूस होता है या इस विषय पे आप अपने विचार कुछ अगर रखते हैं तो कमेंट्स में 2 लाइन ज़रूर लिखें। धन्यवाद।